हेलो दोस्त, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्त, हमारी सुबह क्लास होती है 9 बजे द हिंदू एडिटोरियल पे, रात को 9 बजे होती है आईआर पे। इन्वायरमेंट की भी क्लासेस हमारी चलती हैं 4 बजे दिन में। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट। आपको पता होगा अभी सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस की बेंच का फैसला आया था जिसने सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दिए। जो 1956 का एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसका अमेंडमेंट हुआ था 2005 में। उसी के रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन थे कि वुमन को इक्वल राइट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे प्रॉपर्टी राइट्स पे। तो चलिए जानेंगे हम सारी चीजें। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में क्या था, 2005 में उसका क्या अमेंडमेंट हुआ और अभी हाल ही का क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है जिसमें इक्वल राइट मिले हैं हमारे डॉटर्स को भी। तो चलिए पहले हम समझेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। उससे पहले दोस्त मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। हिस्टोरिकली भी हमारे जो वुमन के जो राइट्स हैं वो नहीं मिले हैं। हम हमेशा राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, वुमन की बात करते हैं, लेकिन वुमन को कभी भी इक्वल स्टेटस नहीं मिला है। और खासकर इनहेरिटेंस जो हमारे लॉज होते हैं, आपको पता होगा कि जितने भी हमारे सिविल लॉज होते हैं वो हर एक रिलीजन के अलग अलग होते हैं। हिंदूज के अलग होते हैं, मुस्लिम के अलग होते हैं, हर एक के सिविल लॉ अलग होते हैं। और क्रिमिनल लॉ जो हमारी सीआरपीसी और आईपीसी है वो सबके लिए सेम होते हैं। आपने सुना होगा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट, अडॉप्शन के, सक्सेशन के, हिंदूज के एक्ट अलग चलते हैं और मुस्लिम के जो एक्ट चलते हैं वो उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट ऑफ 1937 से वो गवर्न करते हैं। तो सिविल लॉ हर रिलीजन का अलग अलग होता है, इसलिए हम डिमांड करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो हमारे डीपीएसपी में भी मेंशन है। तो इसी हिसाब से पहले नंबर हम जानेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में हिंदू में कौन कौन आते हैं। तो हिंदू में हमारे बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन और ब्रह्मो समाज और आर्य समाज को जो मानने वाले हैं उन सबको हिंदू में कंसिडर किया जाएगा। हिंदू में कंसिडर कौन कौन नहीं किया जाएगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, इनके अलग रिलीजन के कोड चलते हैं। तो पहली बात आपको यह क्लियर होना चाहिए, हिंदू में बुद्धिस्ट भी आते हैं, सिख भी आते हैं और जैन भी आते हैं। दूसरी बात, इस जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो कहां से इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो मिताक्षरा लॉ से हुआ। ये एक एंशिएंट हमारी कमेंट्री थी, लीगल कमेंट्री थी मिताक्षरा की। उसमें बेसिकली ये है कि मिताक्षरा लॉ में हमने हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको दो भागों में बांट दिया है। जो फादर है, फादर की दो भागों में प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है उनकी एक्वायर्ड और एक होती है उनकी एंसेस्ट्रल। एक्वायर्ड मतलब कि जो फादर ने अपने लाइफ में कमाया है, सारी चीजें हैं जो उसने खुद, उसके जो भी जमीन होगी, घर होंगे, जो भी होगा वो एक्वायर्ड है, जो उसके फादर ही की कमाई है। एंसेस्ट्रल मतलब जो उसको फादर को भी मिली होगी, फादर के भी फादर से मिली होगी, दैट इज कॉल्ड एंसेस्ट्रल। तो ये मिताक्षरा लॉ में लिखा है क्लियर कि डॉटर्स को कोई भी हक नहीं होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। डॉटर्स को हक होगा किसमें, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, बट डॉटर्स को हक नहीं है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो ये है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में, जो जिसी लॉ से हमारा ये गवर्न करता है। तो ये आपको बात क्लियर है कि मिताक्षरा लॉ में एक्वायर्ड जो भी प्रॉपर्टी होगी वो मिल सकती है डॉटर को, बट एंसेस्ट्रल नहीं मिलेगी। तो यही लिखा है। Mitaksha School Law, codified as Hindu Succession Act of 1956, governs succession and inheritance of property, but only recognized as male as legal heirs. सिर्फ और सिर्फ जो घर के पुरुष हैं, जो हम कहते हैं पुरुष प्रधान हमारा समाज है, उसी को सिर्फ जो आपके एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसका उसे हक मिलेगा। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ। 2005 में जो हमारा अमेंडमेंट हुआ उसमें यह हुआ कि जो आपकी मिताक्षरा लॉ में जो दो चीजें बोली गई थी, एक एक्वायर्ड और एक एंसेस्ट्रल। तो जो ओरिजिनली जो लॉ था उसमें यह था कि मिताक्षरा के हिसाब से एंसेस्ट्रल में बेटियों को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, मेल पार्ट को मिलेगा। बट जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ उसमें दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो ये काफी ट्रांसफॉर्म और काफी अच्छा डिसीजन था। अमेंडमेंट हुआ पार्लियामेंट में और उसमें कहा कि बेटियों को भी एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल दोनों में अधिकार मिलेंगे। अब ये नहीं होगा कि सिर्फ मेल पार्ट को ही एक्वायर्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी मेल और फीमेल, सन और डॉटर दोनों के इक्वल राइट्स होंगे। एक्वायर्ड में तो शुरू से ही था, एंसेस्ट्रल में भी हो गया कि अब दोनों को इक्वल मिलेंगे।
और यहाँ पे एक जो वर्ड है आप जो देखेंगे, काफी आपने न्यूज में भी सुना होगा, कॉपर्सन। कॉपर्सन ये है कि जिसको अधिकार है कि वो बोल सके कि भैया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी हमको हक चाहिए। जो इससे पहले सिर्फ मेल पार्ट को था कि वो एक लीगल हायर होना चाहिए, एक कानूनी वही आपका क्या होना चाहिए, आने वाला वारिस होना चाहिए, उसी को हम सारी चीजें देंगे। तो इससे पहले क्या था इस लॉ में, ओनली मेल वर रिकॉग्नाइज एज अ लीगल हायर और कोपन्सर, कि बेटा ही बोल सकता है कि हाँ भैया अब बंटवारा होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। बट अब वुमन भी बाय बर्थ अब वो बोल सकती है कि मेरी भी फादर की प्रॉपर्टी में क्या है, शुरू से ही अधिकार है, राइट टू इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी। बट इसमें एक चीज आ गई थी 2005 में, कि 2005 में ये बोला कि जिस दिन ये एक्ट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, 9 सितंबर को ये एक्ट अमेंडमेंट हुआ था, 9 सितंबर 2005, वहीं से ये लागू होगा। उसमें चीज आ गई थी कि भैया इस डेट तक जिनके फादर हैं, जिनके फादर जिंदा हैं और जिन्होंने बोला है कि भैया हम अपनी बेटियों को ये इक्वल अधिकार देंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, बस वही लागू होगा। 9 सितंबर के बाद जो बेटी जन्मी है, लेकिन उससे जो पहले हैं उनको कोई राइट नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देता था कि जो 2005 से पहले, क्योंकि ये जो एक्ट था, ये एक्ट था आपका जो इस टाइप के जो एक्ट होते हैं जो इसके बाद लागू होंगे, उस एक्ट को कहते हैं अपन क्या, प्रोस्पेक्टिव एक्ट। प्रोस्पेक्टिव एक्ट, इधर मैं क्लियर लिख देता हूं, प्रोस्पेक्टिव जो लागू होते हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टिव, कि 9 सितंबर के बाद में जो भी केस आएगा उन बेटियों को भी इक्वल राइट मिलेगा, किसमें, एंसेस्ट्रल में। 9 सितंबर 2005 से पहले जो भी बेटियां हैं उनको राइट नहीं मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, एक्वायर्ड में तो था ही, जो शुरू से ही था। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, कि हिंदू में क्या होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट या जो नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे दो टाइप से प्रॉपर्टियां बढ़ती हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो इनहेरिटेंस होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है कि आपके बाद आपके जो साम्राज्य है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो कौन संभालेगा। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, या तो आपकी जो प्रॉपर्टी वो किसको ट्रांसफर होगी, और आपका कोई कर्जा होगा, डेप्ट भी होगा। वो भी ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर होगी, अगर सामने वाले जिसकी डेथ हुई है उसका अगर कोई कर्जा होगा तो वो भी जिसको वो विल देगा उसी को ही चुकाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या उसके डेप्ट हैं वो भी उन्हीं को मिलेंगे। तो बेसिकली दो टाइप में बांटा जाता है इनहेरिटेंस में। एक होती है टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन ये होता है दोस्त कि जहां पे विल लिखी जाती है, कि फादर, जो अपने मूवियों में देखा होगा कि होशो हवास में मैं लिखता हूं कि ये प्रॉपर्टी एक्स को जाएगी, वाई को जाएगी, तो ये होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। वहां पे जब विल के हिसाब से उसने जिसको देना हो वो देगा, बेटा बेटी किसी को उसे देना है, ट्रस्ट में देना, वो दे सकता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो यहाँ पे ये एक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट का यहाँ कोई काम नहीं है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, जो बिना बोले वो अपनी किसी को प्रॉपर्टी नहीं देते हैं और उनकी अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इंटेस्टेड सक्सेशन। इंटेस्टेड सक्सेशन, उसमें आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का काम, जहां पे जो विल नहीं लिखी गई है, अब उस हिसाब से आपको क्या करना है, तब इक्वल राइट मिलेंगे बेटे और बेटी दोनों को। तो यहां पे क्लियर रखिएगा कि जब भी टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है विल के हिसाब से होगा, तब कोई जरूरत नहीं है इस एक्ट की। विल की, इस एक्ट की तब जरूरत है जब कोई फादर है या जो भी घर के हेड है, उन्होंने बिना विल के अगर उनकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद बेटा और बेटी, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट मिलेंगे। तो 2005 में दिक्कत आई थी कि यहाँ पे क्या हुआ था, जो एक्ट था वो कहीं ना कहीं बायस था, वुमन को इक्वल राइट नहीं मिल रहे थे। अब मिताक्षरा स्कूल ही मैंने जो आपको शुरू में बोला था, जिससे हमारा हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है ये यहीं से ड्राइव हुआ है। ये जो कमेंट्री लिखी है उन्होंने लिखी है विजनेश्वरा ने, और जो स्मृति थी वो थी यज्ञवाल्क्य स्मृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। A son by birth acquires an interest in the ancestral properties of the joint family. सन को बाय बर्थ अधिकार है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट का, वो ही एक बाय बर्थ क्या है, कोपर्सनर है। तो कोपर्सनरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन लेमन लैंग्वेज कोपर्सन इन रिलेशन टू जॉइंट हिंदू फैमिली मींस अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू डिमांड पार्टीशन ऑफ ए शेयर इन द कोपर्सनरी प्रॉपर्टी। यहां पे 2005 तक किसको राइट नहीं था, फीमेल को राइट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेल ही एक कोपर्सन था। लेकिन 2005 में फीमेल को भी बनाया, बट एक शर्त रख दी कि 9 सितंबर 2005 जिस दिन वो एक्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ही ये अधिकार मिलेगा, उससे पहले की बेटियों को नहीं मिलेगा। तो यही चीज थी इसमें। काफी सारे इस मामले में केस गए, प्रकाश वर्सेस फूलवती केस, उसमें भी यही चीज बताई कि सितंबर 2002 द डेट व्हेन द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, उसी टाइम पे जो फादर जो जीवित रहेंगे उसी के हिसाब से उनकी
बेटियों को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो भी बेटियां हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट ऑफ द 2005 अमेंडमेंट कुड बी ग्रांटेड ओनली टू द लिविंग डॉटर्स ऑफ लिविंग कॉपर सेंसर। और भी सारे हुए थे, 2018 का भी था, 2015 का भी था, तो फाइनली ये चीजें चलती रही। लेकिन जो हाल फिलहाल का जो 3 जज का बेंच था जिसको लीड किया अरुण मिश्रा जस्टिस ने, उन्होंने ये कहा है द हिंदू वुमन राइट टू बी जॉइंट हेयर टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ and does not depend on whether her father was alive or not when the law was enacted in 2005। अगर उस बेटी के फादर जिंदा हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं है, बेटी शुरुआत से ही बेटी होती है। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बेटे शादी के बाद नहीं हो पाते उतने घर के, लेकिन बेटियां हमेशा बेटियां रहती हैं। इस हिसाब का उनका जजमेंट था और यही जजमेंट उन्होंने कहा है डॉटर्स कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट ऑफ इक्वलिटी कन्फर्ड अपॉन देम बाय सेक्शन 6। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी कोर्ट के केसेस हैं पेंडिंग, जितने भी कोर्ट के पेंडिंग केसेस हैं रिगार्डिंग वुमन के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसे 6 महीनों में या और जल्द से जल्द खत्म करने की सलाह दी है। और ये भी कहा है कि जो डॉटर्स हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो ये था अभी का जजमेंट। अब क्लियर कट हो गया कि वुमन को भी बाय बर्थ उतने ही अधिकार हैं जितने की वहां के एक मेल पार्ट को है। इस एक्ट में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा गया है। तो अब इस अल्टीमेटली इसमें एक सिग्निफिकेंस क्या रहा, बेनिफिट क्या रहा इस जजमेंट के, तो मैंने यही कहा कि लीगल एम्बिगिटी खत्म हो गई। जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे हिंदू सक्सेशन एक्ट में वो खत्म हो गए। अब बेटियों को भी इक्वल राइट मिलेंगे, किसमें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। दूसरा, जो हमारा कॉन्सोनेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है कि हमें कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान जो हमारी सोसाइटी थी, जो हम बोलते थे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और अब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं उस पर बात चल रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं जो हमारे आर्टिकल 14 में मेंशन है। तो ये कुल मिला के एक स्टेप है जहां वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि जो आज की जो वुमन है उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज से पीछे किया जा रहा है, वो अपनी ही फैमिली में कहीं सेकेंडरी है, तो उनको हम कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात कर रहे हैं इस पूरे जजमेंट से। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा जजमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो रिसेंट वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का। आई होप आपको ये पूरे क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट, कॉपर सैलरी क्या होते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या था, 2005 में अमेंडमेंट क्या हुआ, और अभी हाल ही का सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा है और इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्त ये था आज का मेरा डिस्कशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारा डिस्कशन। आप इसी तरीके से सपोर्ट करिए, और अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि ये करंट में है और ये चीज़ होनी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में वो टॉपिक लिख दीजिएगा। हम ज़रूर उसके लिए आपके पास कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो थैंक यू दोस्त।